कुछ इसी एक वाक्य में कह दिया गया है। बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमारे पास द डॉन ऑफ द इंटेलिजेंट मशीन नाम की एक रचना का एक छोटा सा हिस्सा है, और हमारा मिशन है इस सरल से दिखने वाले टेक्स्ट की परतों को खोलना और ये समझना कि ये एआई के बारे में क्या कह रहा है। उसके आज के इस्तेमाल और हमारे आने वाले कल के बारे में क्या गहरे इशारे कर रहा है। ये एक दिलचस्प चुनौती है, क्योंकि अक्सर सबसे सीधी सादी बातों में ही सबसे बड़े सवाल छिपे होते हैं। सही बात है। और ये स्रोत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कुछ पंक्तियां हमें एक बहुत बड़ी बातचीत की ओर ले जा सकती हैं। तो चलिए पहली ही पंक्ति से शुरू करते हैं। स्रोत एआई को मशीन का दिमाग कहता है। ये एक बहुत शक्तिशाली सादृश्य है, एक पावरफुल एनालॉजी। पर क्या ये कहना सही है? क्या मशीन सच में एक दिमाग की तरह काम करती है, या ये सिर्फ एक बहुत तेज कैलकुलेटर है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत खुद इसका जवाब देने की कोशिश करता है। वो सिर्फ दिमाग कह के नहीं रुकता। अच्छा। बल्कि आगे कहता है कि ये इंसान की तरह सोचती, समझती और निर्णय लेती है। सोचती, समझती और निर्णय लेती है। हाँ, असली खेल इन 3 शब्दों में है: सोचना, समझना और निर्णय लेना। ये सिर्फ डेटा जमा करने या गणना करने से कहीं आगे की बात है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि इंसान समझता है, तो उसमें अनुभव, भावनाएं, संदर्भ सब कुछ शामिल होता है। क्या एआई की समझ भी वैसी ही है? नहीं, और यहीं पे ये फर्क बहुत जरूरी हो जाता है। एआई की समझ पैटर्न पहचानने पर आधारित है। पैटर्न पहचानना? हाँ, इसे भारी मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, चाहे वो तस्वीरें हों, टेक्स्ट हों या आवाजें। यह उस डेटा में पैटर्न खोजना सीखती है। ओके। यह इंसानी समझ की नकल करती है, लेकिन यह भावनात्मक या आत्मजागरूक नहीं है। यह एक न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से काम करती है, जो मानव मस्तिष्क की बनावट से प्रेरित है, पर यह चेतना नहीं है। तो ये पैटर्न की पहचान है, अनुभूति नहीं। बिल्कुल। तो ये एक तरह का भ्रम है, एक बहुत ही कारगर भ्रम। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये हमारी तरह है, पर असल में नहीं है। और शायद यही बात इसे इतना शक्तिशाली और थोड़ा डरावना भी बनाती है। चलिए इसे स्रोत के उदाहरणों से जोड़ते हैं। उसने 3 बड़े ही आम उदाहरण दिए हैं: मोबाइल का फेस लॉक, यूट्यूब की सिफारिशें और चैट जीपीटी। हाँ, और यह स्रोत की खूबी है। ये बड़े बड़े विचारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। तो पहले उदाहरण पर आते हैं, फेस लॉक। स्रोत इसे समझने की क्रिया से जोड़ता है, पर मेरा सवाल यह है कि यह समझ कितनी गहरी है। अच्छा। कभी कभी मेरा फोन मेरे भाई के चेहरे से भी खुल जाता है, जो मुझसे थोड़ा मिलता जुलता है। तो क्या यह वाकई समझ रहा है या बस अंदाजा लगा रहा है? ये एक बेहतरीन मुद्दा है। एआई की समझ परफेक्ट नहीं होती, वो संभावनाओं पर काम करती है। संभावनाओं पर? हाँ, जब आप फेस लॉक सेट करते हैं, तो एआई आपके चेहरे के सैकड़ों नोडल पॉइंट्स का एक गणितीय नक्शा बनाता है। आंखों के बीच की दूरी, नाक की चौड़ाई, जबड़े की बनावट। ओके। जब आप फोन खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये उस नक्शे का मिलान करता है, लेकिन ये सीखता भी रहता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं या दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो ये धीरे धीरे इन बदलावों को आपके चेहरे के नक्शे में शामिल कर लेता है। अच्छा। आपके भाई के मामले में शायद गणितीय नक्शा इतना मिलता जुलता है कि एआई को 99% यकीन हो जाता है कि ये आप ही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। जब एक मशीन मेरे चेहरे को समझती है, तो ये सिर्फ फोन अनलॉक करने तक सीमित नहीं रहता। सही बात है। ये मेरे बायोमेट्रिक डेटा का एक स्थायी, खोजने योग्य रिकॉर्ड बना रहा है। मेरा चेहरा एक पासवर्ड बन गया है, जिसे मैं बदल नहीं सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि यह सुविधा हमारी निजता और सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती भी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक पहचान प्रणाली है। पहचान प्रणाली? और ये हमें उस बड़े सवाल की ओर ले जाता है कि हम इस तकनीक पर कितना नियंत्रण रखना चाहते हैं। फेस लॉक सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे समझने की ये क्षमता हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है और अपने साथ नए नैतिक सवाल भी लेके आई है। तो समझने की इस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते हैं सोचने की तरफ। स्रोत इसका उदाहरण YouTube की सिफारिशों से देता है। ये तो हम सब ने अनुभव किया है। हाँ। आप एक वीडियो देखते हैं और YouTube आपको वैसे ही 10 और वीडियो दिखा देता है। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये वाकई सोच रहा है या बस मेरी आदतों की नकल कर रहा है? ये एक तरह की सोच ही है, लेकिन ये मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है।
ये आपके देखे गए हर वीडियो, लाइक, कमेंट और यहाँ तक कि आपने कौन सा वीडियो कितनी देर देखा, इस सारे डेटा का विश्लेषण करती है। मतलब मेरे हर क्लिक को देख रहा है। हाँ, ये आपके और आप जैसे लाखों दूसरे उपयोगकर्ताओं के व्यवहार में पैटर्न ढूंढती है। ये सोचती है कि अगर यूजर ए को कुकिंग और कॉमेडी वीडियो पसंद है और यूजर बी को भी कुकिंग वीडियो पसंद है, तो शायद यूजर बी को कॉमेडी वीडियो भी पसंद आएंगे। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर एआई सिर्फ वही सोच रहा है जो मैं पहले से पसंद करता हूँ, तो क्या ये मेरी सोच को एक छोटे से दायरे में कैद नहीं कर रहा? इको चैम्बर? हाँ, इसे फीडबैक लूप या इको चैम्बर कहते हैं ना। बिल्कुल। एआई ये अनुमान नहीं लगा रहा कि मुझे क्या पसंद आएगा, बल्कि ये धीरे धीरे मेरी पसंद को बना रहा है। सही बात है। एक समय के बाद क्या मेरी खुद के खोजने और नई चीजें पसंद करने की क्षमता कम हो जाती है? ये आज के डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं है, ये विचारों को आकार देने की ताकत है। जब कोई एल्गोरिदम ये तय करने लगता है कि आपको कौन सी खबरें, कौन से विचार और कौन सी कला देखनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे आपकी दुनिया का दायरा सीमित कर सकता है। और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, ये सोच आपके रुचियों को पुष्टा करती है, उन्हें चुनौती नहीं देती। तो स्रोत का ये कहना कि YouTube सोचता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये भी पूछना होगा कि वो किसके लिए और किस कीमत पर सोच रहा है। ये बहुत गहरा मुद्दा है। अब तीसरे और शायद सबसे चर्चित उदाहरण पर आते हैं, ChatGPT। हाँ, स्रोत इसे निर्णय लेने से जोड़ता है। ये तो वाकई कमाल लगता है। आप कुछ भी पूछते हैं और वो पलक झपकते ही एक सुसंगत जवाब दे देता है। पर ये निर्णय कैसे लेता है? क्या ये रचनात्मक है? ChatGPT निर्णय लेने का एक शानदार उदाहरण है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ओके। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM पर आधारित है। इसे इंसानों द्वारा लिखे गए इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से, किताबें, लेख, वेबसाइट्स पर प्रशिक्षित किया गया है। बहुत सारा डेटा। हाँ, जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो ये रचनात्मक रूप से नहीं सोचता, ये असल में सांख्यिकी रूप से भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर शब्द के बाद ये अपने विशाल डेटाबेस के आधार पर ये निर्णय लेता है कि अगला सबसे संभावित शब्द कौन सा होना चाहिए। अच्छा। ताकि वाक्य व्याकरण और संदर्भ के हिसाब से सही लगे। ये एक के बाद एक हजारों छोटे छोटे सांख्यिकी निर्णयों की एक श्रृंखला है। तो ये रचनात्मक नहीं है? ये नकल करने में माहिर है, बनाने में नहीं। ये मानव भाषा के पैटर्न को इतनी अच्छी तरह से पहचानता है कि ये हमें रचनात्मकता का भ्रम देता है, लेकिन ये किसी विचार को समझता नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट के पैटर्न को समझता है। तो ये इंसान की तरह निर्णय नहीं ले रहा, बल्कि ये डेटा के आधार पर सबसे सुरक्षित और तार्किक अगला कदम चुन रहा है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि एआई हमारी जिंदगी में हर जगह है। पर सवाल ये है कि ये हमें कहाँ ले जा रहा है। और यहीं पर स्रोत का अगला हिस्सा आता है, जो भविष्य की बात करता है। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है। स्रोत एक बहुत ही आशावादी बात कहता है। भविष्य में एआई जॉब्स को खत्म नहीं, जॉब्स को स्मार्ट बनाएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही आशावादी नहीं है? इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी तकनीक आई है, जैसे औद्योगिक क्रांति या कंप्यूटर, बहुत सारी नौकरियां खत्म हो गई। हाँ, हमेशा के लिए। क्या ये सिर्फ एक दिलासा देने वाली बात नहीं है ताकि हम घबराएं नहीं? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। ये एआई को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। स्रोत यहाँ एक आदर्श स्थिति की तस्वीर पेश कर रहा है, प्रतिस्थापन नहीं बल्कि सहयोग। रिप्लेसमेंट नहीं, कोलैबोरेशन। हाँ, लेकिन असलियत शायद इन दोनों के बीच में कहीं होगी। यह कहना कि कोई भी नौकरी खत्म नहीं होगी शायद भोलापन होगा। जो काम दोहराव वाले हैं, जिनमें पैटर्न का पालन होता है, जैसे डेटा एंट्री। हाँ, डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सर्विस या कुछ तरह की फैक्ट्री असेंबली, उन पर खतरा सबसे ज्यादा है। तो फिर जॉब्स को स्मार्ट बनाने का क्या मतलब हुआ? ये किन नौकरियों की बात कर रहा है? यह उन नौकरियों की बात कर रहा है जहां इंसानी काबिलियत जैसे कि आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और सहानुभूति को एआई के विश्लेषण की ताकत के साथ जोड़ा जा सकता है। अच्छा, कोई उदाहरण? सोचिए एक वकील के बारे में। एआई शायद घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। पुराने केसों को खोजना, दस्तावेजों का विश्लेषण करना। इससे वकील का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि स्मार्ट हो गया।
अब वकील अपना समय रणनीति बनाने, अपने मुवक्किल से बात करने और अदालत में बहस करने जैसी चीजों पर लगा सकता है। वो काम जो मशीन नहीं कर सकती। बिल्कुल। यानी एआई हमारा सहायक बन जाएगा, हमारा बॉस नहीं। हाँ। ये हमें उबाऊ कामों से मुक्त करेगा ताकि हम ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मानवीय कामों पर ध्यान दे सकें। आदर्श रूप से हाँ। स्मार्ट जॉब का मतलब है कि काम के जो हिस्से मशीन बेहतर कर सकती है वो उसे करने दिया जाए। हाँ। एक डॉक्टर एआई का इस्तेमाल लाखों मेडिकल छवियों का विश्लेषण करके कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ने के लिए कर सकता है, जिससे वो मरीज के इलाज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सके। ओके। एक आर्किटेक्ट एआई का उपयोग बिल्डिंग डिजाइन के हजारों विकल्पों को बनाने के लिए कर सकता है, ताकि वो सबसे रचनात्मक और टिकाऊ डिजाइन चुन सके। हाँ। ये नौकरियों का अंत नहीं, बल्कि उनका विकास है। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। नहीं, इसके लिए हमें भी बदलना होगा। और शायद यही वजह है कि स्रोत अपनी अंतिम और सबसे सीधी सलाह पर आता है। इस सारी चर्चा के बाद वो कहता है, एआई सीखना आज से ही शुरू करो। ये एक सुझाव जैसा नहीं, एक चेतावनी जैसा लगता है। बिल्कुल, ये पिछली बात से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर नौकरियां स्मार्ट हो रही हैं, तो उन नौकरियों को करने वाले लोगों को भी तो इन नए उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए स्मार्ट बनना होगा। सही बात है। और ये सिर्फ कंप्यूटर वैज्ञानिकों या इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मतलब ये एक नई तरह की साक्षरता है। जैसे पढ़ना लिखना या कंप्यूटर चलाना सीखना जरूरी था, हाँ, वैसे ही अब एआई को समझना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भविष्य की मूलभूत साक्षरता है। एक कलाकार को ये सीखना होगा कि एआई इमेज जनरेटर का इस्तेमाल अपनी कला को नई दिशा देने के लिए कैसे किया जा सकता है। एक मार्केटर को ये समझना होगा कि एआई का इस्तेमाल ग्राहक के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए कैसे किया जाए। एक शिक्षक को ये जानना होगा कि एआई को शिक्षा में कैसे एकीकृत किया जाए ताकि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। तो एआई सीखना सिर्फ कोडिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने के बारे में है कि ये उपकरण क्या कर सकते हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं और इन्हें नैतिक रूप से कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो स्रोत का आज से ही शुरू करो कहना इसकी तात्कालिकता को दर्शाता है। ये कोई दूर के भविष्य की तैयारी नहीं है। नहीं, ये आज की हकीकत के साथ कदम मिलाने की जरूरत है। इंतजार करने का समय नहीं है। बिल्कुल। जो लोग इस बदलाव को अपनाएंगे और इन नई क्षमताओं को सीखेंगे, वही स्मार्ट जॉब्स के युग में सफल होंगे। जो लोग इसे नजरअंदाज करेंगे, उन्हें पीछे छूट जाने का खतरा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और स्रोत हमें इसके लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहा है। तो हमने एक बहुत ही सरल दिखने वाले टेक्स्ट की शुरुआत की और कहां तक आ गए। हमने एआई की परिभाषा को चुनौती दी, उसकी समझ और सोच के पीछे की तकनीक और उसके नैतिक सवालों को खंगाला और नौकरियों के भविष्य पर एक आशावादी लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चर्चा की। इस स्रोत की असली ताकत यही है। इसने हमें सीधे जवाब नहीं दिए, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए उकसाया। बिल्कुल। इसने एआई को किसी साइंस फिक्शन फिल्म की डरावनी चीज के बजाय एक ऐसे शक्तिशाली औजार के रूप में पेश किया जो हमारे हाथ में है। हाँ। और अब ये हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत कहता है कि एआई नौकरियों को स्मार्ट बनाएगा, लेकिन हमारी बातचीत से ये साफ है कि ये सिर्फ नौकरियों को ही नहीं बल्कि हमें भी बदलने की मांग कर रहा है। तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है। सही। असली सवाल ये है कि एआई के इस युग में एक स्मार्ट इंसान होने का क्या मतलब है। एक ऐसा इंसान जो इन औजारों का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। शायद भविष्य का सबसे बड़ा कौशल एआई का उपयोग करना नहीं बल्कि एआई के साथ मिलकर अपनी इंसानियत को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। ये जानना कि कब एआई पर भरोसा करना है, कब उसे चुनौती देनी है और सबसे जरूरी कब उसे बंद करके अपने दिल और दिमाग की सुननी है।